नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ लगा है एक खजाना, बर्कशायर हैथवे का 2005 का मशहूर शेयरहोल्डर्स लेटर। हाँ। अब ये कोई आम फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं है। इसे तो निवेश की दुनिया की गीता या बाइबल भी कह सकते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं, बल्कि कारोबार, जिंदगी और सही तरीके से सोचने के बारे में एक मास्टर क्लास है। ऐसा है। आज हम इसी में गोता लगाएंगे। सही कहा। इन पत्रों की खासियत इनकी ईमानदारी और साफगोई है। कोई मुश्किल जार्गन नहीं, कोई घुमावदार बातें नहीं। एकदम सीधी बात। हाँ, सीधी सरल भाषा में गहरी समझ। तो आज हम 2005 के इसी पत्र की परतों को खोलेंगे और उन सिद्धांतों को निकालेंगे जिन्होंने बर्कशायर को 41 सालों तक मतलब बेमिसाल सफलता दिलाई। तो चलिए शुरू करते हैं उस चीज से जो किसी का भी ध्यान सबसे पहले खींचती है, आंकड़े। और ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। बहुत ज्यादा। पत्र में बताया गया है कि 41 सालों में बर्कशायर की बुक वैल्यू हर साल औसतन 21.5% की दर से बढ़ी है। 21.5%। और इसकी तुलना अगर बाजार के S&P 500 इंडेक्स से करें तो वो सिर्फ 10.3% रहा है। आधे से भी कम। और ये अंतर तब और भी बड़ा हो जाता है जब हम कुल बढ़त को देखते हैं। 41 सालों में बर्कशायर की कुल बढ़त थी 3,01,134%। एक मिनट, क्या मैंने सही सुना? 3 लाख%? ये कोई टाइपो तो नहीं है? नहीं। ये आंकड़ा तो दिमाग को सुनकर देता है। S&P 500 तो इसके सामने बच्चों का खेल लगता है, जिसकी बढ़त सिर्फ 5,583% थी। बिल्कुल। और यहाँ एक और जरूरी बात है समझने वाली। अच्छा। बुक वैल्यू आसान भाषा में कहें तो किसी कंपनी की कुल संपत्ति होती है। बर्कशायर के लिए ये अपनी परफॉर्मेंस मापने का सबसे बड़ा पैमाना रहा है। और जो 3,05,134% का आंकड़ा है वो टैक्स चुकाने के बाद का है। ओह, ये तो और भी बड़ी बात है। हाँ, जबकि S&P 500 का आंकड़ा टैक्स से पहले का होता है। अगर हम उस पर भी टैक्स लगा दें तो ये अंतर और भी ज्यादा हो जाएगा। ये उनकी कामयाबी को और भी असाधारण बना देता है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये हुआ कैसे? एक कंपनी जो शुरू में एक टेक्सटाइल मिल थी, वो एक ऐसे विशाल साम्राज्य में कैसे बदल गई? और खासकर एक बीमा कंपनी इसके केंद्र में कैसे आई? पत्र बताता है कि इसका राज एक कमाल के आइडिया में छिपा है, जिसे फ्लोट कहते हैं। हाँ, फ्लोट। इसको समझना बर्कशायर के इंजन को समझने जैसा है। चलिए समझते हैं ये है क्या चीज। हाँ, बताइए। ये वो पैसा है जो बीमा कंपनी प्रीमियम के तौर पर लोगों से ले तो लेती है, पर उसे क्लेम चुकाने में कुछ समय लग जाता है। हो सकता है सालों लग जाएं। अच्छा। उस बीच वो पैसा किसका है? तकनीकी रूप से तो ग्राहकों का, पर इस्तेमाल कंपनी कर रही है। 1967 में बर्कशायर के पास ये फ्लोट करीब $20 मिलियन था। 20 मिलियन? जो 2005 तक बढ़कर $49 बिलियन हो गया। क्या? 49 बिलियन? हाँ, $49 बिलियन की रकम है जिसे वो निवेश कर सकते हैं। लेकिन ये तो सुनने में बहुत आसान लगता है। अगर ये इतना ही सीधा है तो हर बीमा कंपनी बर्कशायर क्यों नहीं बन जाती? इसमें जरूर कोई मुश्किल होगी। मुश्किल है, और बहुत बड़ी है। फ्लोट की असली ताकत उसकी लागत में है। अगर आपका बीमा का कारोबार, जिसे हम अंडरराइटिंग कहते हैं, नुकसान में चल रहा है, तो ये फ्लोट आपको बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रीमियम से इतना कमा लेते हैं कि वो आपके क्लेम और खर्चों से ज्यादा है, तो आपका अंडरराइटिंग मुनाफे में है। और तब ये फ्लोट आपके लिए मुफ्त का पैसा है। मुफ्त का पैसा? बल्कि मुफ्त से भी बेहतर, क्योंकि आपको ऐसे इस्तेमाल करने के पैसे मिल रहे हैं। यही बर्कशायर का जादू है। अच्छा, पत्र में इसका एक उदाहरण भी दिया है। 2005 में अमेरिका में कैटरीना तूफान आया था। हाँ, जो इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक था। अब बर्कशायर को $3.4 बिलियन का रिकॉर्ड नुकसान हुआ। तो कोई भी सोचेगा कि उस साल तो उनका बीमा कारोबार डूब गया होगा। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में GICO जैसी कंपनियां भी थीं, जिन्होंने उस साल इतना शानदार प्रदर्शन किया कि कैटरीना से हुए नुकसान की भरपाई हो गई। तो नुकसान की भरपाई भी हो गई? हाँ, और आखिर में 2005 में भी उनका $49 बिलियन का फ्लोट मुफ्ती रहा। ये उनके विविध मॉडल की ताकत को दिखाता है। वो सिर्फ एक तरह के जोखिम पर दाव नहीं लगाते। तो इस फ्लोट यानी मुफ्त के पैसे से वो करते क्या है? वो कंपनियां खरीदते हैं। सही। और उनका कंपनियां खरीदने का तरीका भी बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। पत्र में साफ लिखा है, हमारी कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं होती, हम रखने के लिए खरीदते हैं। बिल्कुल, और इससे जुड़ी कहानियां तो और भी मजेदार हैं। जैसे फॉरेस्ट रिवर नाम की एक कंपनी की कहानी है।
हाँ, मैंने पढ़ी। उसके मालिक ने बर्कशायर को सिर्फ 2 पन्ने का एक फैक्स भेजा जिसमें उनके कारोबार की जानकारी थी और 1 हफ्ते के अंदर सौदा पक्का हो गया। 1 हफ्ते में कोई लंबी चौड़ी मीटिंग नहीं, कोई महीनों की ड्यू डिलिजेंस नहीं। कुछ नहीं। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने से आसान। ये तो सुनने में मजाक लगता है। आज की दुनिया में जहां महीनों तक सलाहकारों की फौज लगी रहती है, ये कैसे मुमकिन था? ये मुमकिन था क्योंकि बर्कशायर का मॉडल वित्तीय इंजीनियरिंग पर नहीं, बल्कि विश्वास पर है। हाँ, विश्वास पर आधारित है। वो अच्छे व्यवसाय ढूंढते हैं जिन्हें अच्छे मैनेजर्स चला रहे हो और फिर उन पर भरोसा करते हैं। बिजनेस वायर की सीईओ ने अखबार में एक लेख पढ़ा। उन्हें लगा कि बर्कशायर उनके लिए सही घर होगा। उन्होंने एक पत्र लिखा और सौदा हो गया। और सौदा हो गया। पत्र में बफेट साफ कहते हैं कि वो फॉरेस्ट रिवर के मालिक को ये नहीं बताएंगे अपना काम कैसे करना है। वो अपना काम जानते हैं। ये लेन देन नहीं है, ये एक स्थायी पार्टनरशिप है। तो बर्कशायर अच्छी कंपनियां खरीदता है और बेहतरीन मैनेजरों पर भरोसा करता है। लेकिन सवाल ये है कि वो इन अच्छी कंपनियों को हमेशा अच्छा कैसे बनाए रखते हैं। यहीं पर उनका खाई चौड़ी करने वाला मशहूर सिद्धांत काम आता है। हाँ, वाइडनिंग द मोट, खाई को चौड़ा करना, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। समझाइए जरा। सोचिए कि आपका व्यवसाय एक किला है और आपकी प्रतिस्पर्धी बढ़त मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उस किले के चारों ओर की खाई है। एक अच्छे मैनेजर का काम सिर्फ किले से मुनाफा निकालना नहीं है, बल्कि हर दिन उस खाई को थोड़ा और चौड़ा और गहरा करना है, ताकि दुश्मनों यानी कॉम्पिटिटर्स के लिए अंदर आना मुश्किल होता जाए। बिल्कुल। और पत्र में इस पर जोर दिया गया है कि जब भी अल्पकालिक मुनाफे और खाई को चौड़ा करने के बीच टकराव हो, तो हमेशा खाई को चौड़ा करने को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसकी तुलना उन मैनेजरों से कीजिए जो सिर्फ अगली तिमाही के नतीजों के बारे में सोचते हैं। वो शायद लागत कम करने के लिए ग्राहक सेवा में कटौती कर दे, जिससे तिमाही का मुनाफा तो बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन लंबे समय में कंपनी की प्रतिष्ठा और ग्राहकों का भरोसा यानी खाई कमजोर हो जाएगी। पत्र में ऑटो और एयरलाइन उद्योगों का उदाहरण दिया गया है जो दशकों से अपने पूर्ववर्तियों की गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। एक कहावत है ना, रोकथाम इलाज से बेहतर है। जी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, खाई को चौड़ा करना वही रोकथाम है। लेकिन बर्कशायर भी हमेशा सही नहीं होता और पत्र की सबसे अच्छी बात उसकी ईमानदारी है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। जीएन राय के डेरिवेटिव्स कारोबार से हुए नुकसान पर बात करते हैं। कुल नुकसान $404 मिलियन का था और इसके लिए बर्कशायर के प्रमुख ने कोई बहाना नहीं बनाया। नहीं, उन्होंने सीधे सीधे स्वीकार किया, तुरंत कार्रवाई ना करके मैंने आपका बहुत पैसा बर्बाद किया। उन्होंने अपनी हिचकिचाहट को मजाक में अंगूठा चूसना तक कहा और उस नुकसान पर उन्होंने एक देहाती गाने का जिक्र किया। हाँ, जो उनके ह्यूमर को दिखाता है। गाना था, मेरी पत्नी मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ भाग गई और मुझे उसकी मतलब दोस्त की बहुत याद आती है। ये मजाक अपनी जगह है, लेकिन इसके पीछे वित्तीय दुनिया के लिए बहुत गंभीर चेतावनी छिपी है। बहुत गंभीर। हाँ, डेरिवेटिव्स को लेकर। वो उन्हें वित्तीय जनसंहार के हथियार कहते हैं और जेन रे के इस अनुभव को कोयले की खान में कैनरी बताते हैं, यानी एक शुरुआती चेतावनी। लेकिन खतरा है क्या? खतरा सिर्फ उनकी जटिलता में नहीं है। जैसे पत्र में 100 साल के अनुबंधों का जिक्र है जिन्हें समझना मतलब लगभग नामुमकिन है। तो फिर असली खतरा क्या है? असली खतरा उनके मूल्यांकन के तरीके में है। डेरिवेटिव अनुबंध में 2 पार्टियां होती हैं और अकाउंटिंग के नियम ऐसे हैं कि दोनों ही पार्टियां कागज पर तुरंत मुनाफा दिखा सकती हैं। 1 मिनट, क्या मतलब दोनों पार्टियां एक ही सौदे पर मुनाफा दिखा सकती हैं, भले ही असल में कोई पैसा बना ही ना हो? जी हाँ, ये तो एक तरह की वित्तीय जादूगरी लगती है जो कभी भी पलट सकती है। बिल्कुल। ये एक भ्रम पैदा करता है और जब मैनेजरों का बोनस इन कागजी मुनाफों पर आधारित हो तो वो और भी ज्यादा जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जो टिक टिक कर रहा है। और पत्र के अंत में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी कहानी है, गॉटरॉक्स परिवार की कहानी। ये हर निवेशक को सुननी चाहिए। हाँ, ये एक शानदार दृष्टांत है। कहानी यह है कि गॉटरॉक्स परिवार अमेरिका के सारे व्यवसायों का मालिक है। वो हर साल मुनाफा कमाते हैं और अमीर होते जाते हैं। ठीक है। फिर उनके पास मददगार हेल्पर्स आते हैं, यानी ब्रोकर्स। वो कहते हैं कि हम आपको बताएंगे कि कौन से शेयर खरीदने हैं और कौन से बेचने। वो अपनी फीस लेते हैं। और फिर आते हैं प्रबंधक मददगार, यानी मनी मैनेजर। सही। वो कहते हैं कि आप हमें अपना पैसा दीजिए, हम आपके लिए निवेश करेंगे। वो भी अपनी फीस लेते हैं। फिर सलाहकार मददगार आते हैं जो बताते हैं कि कौन सा मैनेजर अच्छा है। और अंत में हाइपर मददगार यानी हेज फंड्स आते हैं। तो हर नई परत मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा अपनी फीस के तौर पर ले जाती है। हाँ। तो अंत में होता क्या है?
गॉट्रॉक्स परिवार अब भी अमेरिका के सारे व्यवसायों का मालिक है और वो व्यवसाय उतना ही मुनाफा कमा रहे हैं जितना पहले कमा रहे थे। लेकिन गॉट्रॉक्स परिवार की कुल संपत्ति अब बहुत धीरे-धीरे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा इन सभी मददगारों की जेब में जा रहा है। मतलब साफ है, निवेश की दुनिया में जितने ज्यादा मददगार आपकी मदद करने आते हैं, उतना ही कम पैसा आपकी जेब में बचता है। सही। इसे वो घर्षण लागत या फ्रिक्शन कॉस्ट्स कहते हैं। और फिर वो न्यूटन के गति के नियमों पर एक मजाकिया टिप्पणी करते हैं, जिसे वो गति का चौथा नियम कहते हैं। हाँ, ये किसी भी निवेशक के लिए एक आहा पल जैसा है। कुल मिलाकर निवेशकों के लिए जैसे जैसे गति यानी खरीद बिक्री बढ़ती है, रिटर्न घटता है। आप जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे, जितना ज्यादा मैनेजर बदलेंगे, उतना ही ज्यादा पैसा आप मददगारों को देंगे और आपके लिए उतना ही कम बचेगा। ये एक बहुत ही सीधी और शक्तिशाली सच्चाई है, जिसे निवेश उद्योग अक्सर नजरअंदाज कर देता है। तो अगर हम आज के इस चर्चा को समेटें, तो हमने कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन शक्तिशाली विचार देखे। पहला, लंबे समय के लिए सोचें। दूसरा, व्यवसाय की गहरी समझ रखें और अच्छे लोगों पर भरोसा करें। तीसरा, फ्लोट जैसी छिपी हुई ताकतों को पहचानें। और आखिरी, लागतों, जटिलताओं और उन मददगारों से सावधान रहें जो आपके मुनाफे में हिस्सा बटाना चाहते हैं। बिल्कुल। ये पत्र दिखाता है कि असाधारण सफलता किसी जटिल फॉर्मूले से नहीं, बल्कि बुनियादी सिद्धांतों पर टिके रहने और अनुशासन से आती है। तो आप जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। हाँ, पत्र में उल्लेख है कि अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को 20वीं सदी की विकास दर को दोहराना है, तो डॉ जोन्स इंडेक्स को 2099 तक 20 लाख के स्तर को पार करना होगा। 20 लाख, ये एक हैरान करने वाला आंकड़ा है। लेकिन ये सोचते हुए कि मददगारों द्वारा पैदा की गई घर्षण लागतें निवेशकों का कितना रिटर्न खा जाती हैं, एक आम निवेशक के लिए वास्तव में ऐसे रिटर्न हासिल करने की क्या संभावना है? बहुत अच्छा सवाल है। इस परिदृश्य में सफल होने के लिए किस तरह की मानसिकता, किस तरह के दर्शन की जरूरत होगी?